इंस्पेक्टर राम ने रिसीवर कान के साथ लगाया और बोला, हेलो, ये सेंट्रल जेल अमृतसर है। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर, मैं कालू सिंह इंस्पेक्टर सीआईडी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर राम ने कहा, मैं बंबई से इंस्पेक्टर राम बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जासूस मुसलमान लड़की कहाँ है। कालू सिंह इंस्पेक्टर ने जवाब में कहा, सर वो जेल ही में है, मैं अभी उसके पास से उठकर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर राम बोला, गुड, उसकी कड़ी निगरानी करना, कहीं वो फरार ना हो जाए। यहाँ बंबई के पुलिस अस्पताल से हातिम नाम का एक पाकिस्तानी जासूस फरार हो गया है। हम उसकी तस्वीरें अखबारों में छपवा रहे हैं, तुम्हारे महकमे को भी तस्वीरें पहुंच जाएंगी, उसको सारे इलाके में तलाश करना। इंस्पेक्टर कालू सिंह की आवाज आई, सर वो हमारे इलाके में आया तो बच कर ना जा सकेगा, हम उसे फौरन काबू कर लेंगे। सिख चीफ ने टेलीफोन रिसीवर खुद ले लिया और पूछा, इंस्पेक्टर कालू सिंह, मैं मोहन सिंह चीफ बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी जासूस लड़की ने कुछ बताया है कि नहीं। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर कालू सिंह ने बड़े अदब से कहा, सर हमने उसे काफी मारा पीटा है, मगर उसने अभी तक जुबान नहीं खोली, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी फौज और पुलिस के असला डिपों के बारे में उससे सारी मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, उस मफरूर हातिम नामी पाकिस्तानी जासूस को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना, हरगिज नहीं सर। आप उसकी तस्वीर जल्दी भिजवा दीजिए, हम उसे बॉर्डर से पहले ही पकड़ लेंगे। सिख चीफ ने टेलीफोन बंद कर दिया। हातिम ताई ने उन सबकी बातें सुन ली थीं। ये उसके लिए बड़ी तशवीशनाक खबर थी कि अमृतसर की सेंट्रल जेल में इंडियन खुफिया पुलिस ने एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की को कैद कर रखा था और उसे मारा पीटा जा रहा था। हातिम ताई ने उस लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया और कमरे से निकलकर सड़क पर आ गया। यहाँ से वो एक बस में सवार हो गया। वो किसी को नजर नहीं आता था, इसलिए उसे बस की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी। बस के माथे पर हातिम ताई ने एयरपोर्ट लिखा हुआ पढ़ लिया। हातिम ताई हवाई जहाज के जरिए अमृतसर पहुंचना चाहता था। बस ने उसे एयरपोर्ट पहुंचा दिया। यहाँ उसे पता चला कि 1 घंटे बाद एक जहाज दिल्ली जा रहा है। वहां से उसे अमृतसर के लिए दूसरे जहाज पर सफर करना पड़ेगा। हातिम ताई वहीं एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद स्पीकर पर ऐलान हुआ कि दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो लाउंज में आ जाएं। दूसरे मुसाफिरों के साथ हातिम ताई भी लाउंज में आ गया। यहाँ आते हुए मुसाफिरों की अपनी और उसके सामान की चेकिंग की गई, मगर चूंकि हातिम ताई किसी को नजर ही नहीं आता था, इसलिए उसकी चेकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो लाउंज में आकर बैठ गया। 15 मिनट बाद ऐलान हुआ कि दिल्ली जाने वाली परवाज तैयार है, मुसाफिर जहाज पर सवार हो जाएं। गेट पर एक आदमी मुसाफिरों के टिकट चेक करके उन्हें बोर्डिंग कार्ड दे रहा था। हातिम ताई सबसे पीछे था। वो चूंकि नजर नहीं आता था, इसलिए बड़ी आसानी से गेट में से निकल गया, मगर निकलते वक्त उसका कंधा वहां खड़ी इंडियन एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस से टकरा गया। एयर होस्टेस ने चौंक कर देखा, उसे वहां कोई नजर न आया। वो सहम सी गई कि अभी अभी उसका कंधा किससे टकराया था। हातिम ताई भी दूसरे मुसाफिरों के साथ हवाई जहाज पर सवार हो गया। हवाई जहाज की कई सीटें खाली थीं। हातिम ताई एक खाली सीट पर बैठ गया। जहाज फिजा में उड़ गया। दिल्ली पहुंचने के बाद हातिम ताई अमृतसर जाने वाले जहाज में सवार हो गया। यूं बंबई से बरास्ता दिल्ली अमृतसर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। अमृतसर की सड़कों और दुकानों मकानों में बत्तियां रोशन हो गई थीं। हातिम ताई ने अमृतसर एयरपोर्ट पर लगा हुआ शहर का नक्शा देख लिया था और मालूम कर लिया था कि अमृतसर की सेंट्रल जेल कहाँ है। चुनाचे वो उसी हिसाब से शहर की सड़कों पर पैदल चलता हुआ शहर से बाहर सेंट्रल जेल के दरवाजे पर पहुंच गया। जेल बहुत बड़ी थी। उसके चारों तरफ कई फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी। दीवार पर 4 जगहों पर पहरे के लिए ऊंचे मचान बने हुए थे, जहां पुलिस के सिपाही मशीन गन्ने लेकर बैठे थे। उन मचानों में भी बत्तियां जल रही थीं। जेल का बड़ा गेट बंद था, सिर्फ छोटा गेट खुला था। हातिम ताई उस गेट में से अंदर दाखिल हो गया और पहरे पर खड़े सिख कांस्टेबल को वह बिल्कुल नजर न आया। हातिम ताई ने पूरी जेल का चक्कर लगाया। वो नीचे तय खाने को जाने वाले रास्ते की तलाश में था। आखिर एक जगह उसे एक लोहे का सलाखों वाला ऐसा दरवाजा दिखाई दिया, जिसकी दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। हातिम ताई समझ गया कि यही सीढ़ियां नीचे तय खाने को जाती हैं। सलाखों का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हातिम ताई नीचे उतर गया। तय खाने में आमने सामने 2 कोठरियां थीं। एक कोठरी खाली थी और दूसरी कोठरी में मध्यम रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था। एक लड़की कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, बाल खुले थे, उसका चेहरा घुटनों में था। हातिम ताई को उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, मगर उसे यकीन था कि यही वो पाकिस्तानी लड़की है जिसको इंडियन पुलिस ने जासूसी के इल्जाम में पकड़ रखा है और उस पर जुल्म कर रही है। काल कोठरी का दरवाजा बंद था। हातिम ताई सोचने लगा कि वो कोठरी में कैसे दाखिल हो। हातिम ने यह तजुर्बा करके देख लिया था कि अगरचे वो गायब है, मगर उसका जिस्म उसी तरह मौजूद होता है और वो दूसरों से टकरा भी सकता है और किसी दीवार में से आवाज की लहरों की तरह अपने आप को नहीं गुजार सकता।
कोठरी के आगे एक गार्ड राइफल उठाए टहल कर पहरा दे रहा था। हातिम ताई अभी कोठरी में जाने के बारे में सोच ही रहा था कि सीढ़ियों पर 2 आदमियों के भारी बूटों की आवाज गूंजी। हातिम ताई एक तरफ हो गया, गार्ड अटेंशन हो गया। फिर एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही कोठरी की तरफ बढ़े। ये सिख पुलिस इंस्पेक्टर कालू सिंह था, जिसको बंबई से चीफ ने फोन भी किया था। सिपाही ने सलूट मारा, तब लड़की ने सर उठाकर देखा। हातिम ताई की जो ही उस मुसलमान लड़की पर नजर पड़ी, वो अपनी जगह से उछल सा पड़ा। ये पाकिस्तानी मुसलमान लड़की अरब लड़की अमारा थी। वही बाल, वैसा ही चेहरा और वही आंखें। जब मौत ने उसे अपनी हथेली पर दिखाई थी, हातिम ताई की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह जिस अरब लड़की अमारा की तलाश में था, वो उसे पाकिस्तानी कैदी लड़की की शक्ल में मिल गई। इतने में कोठरी का दरवाजा खोल दिया गया। सिख ने सिपाही को हुक्म दिया, इस लड़की को हथकड़ी डालकर ऊपर ले आओ। ये कहकर सिख इंस्पेक्टर कालू सिंह खुद ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। लड़की को उसी वक्त हथकड़ी डाल दी गई। उसे कोठरी से बाहर ले आया गया। हातिम ताई ने देखा कि उसकी शक्ल हूबहू अमारा की शक्ल थी। मौत ने उसे यही शक्ल दिखाई थी। वो इसी लड़की की तलाश में था कि उसका कोई सवाल पूरा करके अपनी रूह की निजात हासिल करे। मगर उस वक्त सबसे पहले अमारा को इंडियन पुलिस की कैद से छुड़ाना जरूरी था। लड़की की आंखों में हल्के पड़े हुए थे और उसकी चाल में भी कमजोरी और नकाहत थी। साफ मालूम हो रहा था कि उस लड़की को काफी मारा पीटा गया है। हातिम ताई भी लड़की और पुलिस के सिपाही के साथ ऊपर आ गया। जेल में काफी रोशनी थी। सिख इंस्पेक्टर बाहर खड़ी पुलिस की जीप में बैठा था। लड़की को भी जीप में बिठा दिया गया। हातिम ताई भी एक तरफ होकर जीप में बैठ गया। जीप चल पड़ी और गेट में से गुजर गई। अब वो शहर की एक वीरान सड़क पर से गुजर रही थी। सड़क की दोनों जानिब मरकरी लाइट्स चमक रही थीं। कहीं कहीं दरख्तों में कोई कोठी भी नजर आ जाती। जीप बाएं जाने मुड़ी और फिर एक कोठी में दाखिल हो गई। उस कोठी के बाहर पुलिस का पहरा लगा था। लगता था कि यह पुलिस का कोई खास दफ्तर है। हातिम ताई भी लड़की के साथ ही एक कमरे में आ गया। यहाँ पहले से 2 सिपाही और एक डॉक्टर मौजूद था। डॉक्टर ने सफेद लंबा कोट पहना हुआ था। कोने में लोहे का एक पलंग बिछा था। सिख इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया। उसने हुक्म दिया, लड़की को पलंग पर लिटा दो। पाकिस्तानी लड़की खामोश थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसे पलंग पर लिटाकर उसके दोनों हाथ और पांव पलंग के साथ बांध दिए गए। लड़की अभी चुप थी। सिख इंस्पेक्टर कालू सिंह उसके करीब आया और बोला, लड़की, मैं अब भी तुम्हें मोहलत देता हूं। अब भी वक्त है। हमें बता दे कि तेरे साथ और कौन कौन पाकिस्तानी जासूस थे और वो इंडिया में कहां कहां जासूसी कर रहे हैं। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानती। ये कहकर वह चुप हो गई। हातिम ताई ने अब रोशनी में लड़की को देखा। वो हूबहू अमारा की तस्वीर थी, बल्कि वही थी। सिख इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने आगे बढ़कर अमारा की गर्दन में रस्सी डाल दी और उसे बल देने शुरू कर दिए। अमारा का दम घुटने लगा। उसके हलक से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। हातिम ताई एकदम चौंका। उसको ख्याल आया कि अमारा की मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये सिपाही उसका गला घोंटकर उसे हलाक कर देगा। हातिम ताई के पास कोई रिवॉल्वर या खंजर नहीं था। उसने आगे बढ़कर इंडियन सिपाही की गर्दन पर पीछे से इतनी जोर से मुक्का मारा कि सिपाही की गर्दन टूट गई और वो वहीं गिरा और मर गया। उसे गिरता देखकर सिख इंस्पेक्टर कुर्सी से एकदम उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ है इसे उठाओ। मैंने एक आवाज सुनी थी, इसकी गर्दन पर कुछ गिरा था। दूसरे सिपाही जल्दी से गिरे हुए सिपाही की तरफ लपके। उसे उठाया, मगर वो मर चुका था। सिख इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, इसका हार्ट फेल हो गया होगा। जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी करो। मुर्दा सिपाही को उसी वक्त बाहर ले जाया गया। उसकी जगह 2 दूसरे सिख सिपाही आ गए। हमारा उसी तरह पलंग पर बंधी हुई थी। हातिम ताई उसके सरहाने की तरफ दीवार के पास खड़ा सोच रहा था कि उसे वहां से कैसे निकाले। उसका वहां से निकालना भी जरूरी था। सिख इंस्पेक्टर ने हमारा को जोर से थप्पड़ मारा और गरज कर बोला, तुम्हें मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया है। फिर उसने अपने दोनों सिख सिपाहियों को हुक्म दिया, चाकू से इसके हाथों की एक एक उंगली काट डालो। हमारा ने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझ पर यह जुल्म ना करो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सिख इंस्पेक्टर ने उसे गुस्से से देखा और चीखा, अभी तेरा बाप भी बता देगा। एक सिख सिपाही ने जेब से चाकू निकाल लिया। अब हातिम ताई ये सब कुछ नहीं देख सकता था। उसने कमरे का जायजा लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कमरे में सिख इंस्पेक्टर समेत 3 आदमी थे। जो ही सिख सिपाही ने हमारा की उंगली काटने के लिए उसके एक हाथ को पकड़ा, हातिम ताई ने पीछे से उसकी गर्दन पर भी दोनों हाथ इतनी जोर से मारे कि वो सिपाही भी मुंह के बल नीचे फर्श पर गिर पड़ा। हातिम ताई ने उसका चाकू वहीं पड़ा रहने दिया। दूसरा आगे बढ़ा तो हातिम ताई ने उसे भी गिरा दिया। इंस्पेक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो गर्दन पर मुक्के पड़ने की आवाजें जरूर सुन रहा था, मगर उसे वहां मुक्के मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। हातिम ताई ने लपक कर सिख इंस्पेक्टर की पेटी से भरा हुआ रिवॉल्वर निकालकर उसका सेफ्टी कैच खोल डाला और पिस्तौल की नाली सिख इंस्पेक्टर की गर्दन के साथ लगाई और आहिस्ता से बोला, मैं रावण की बदरू हूं और इस लड़की को बचाने के लिए आई हूं। जिस तरह मैं कहूं वैसे ही करो, नहीं तो गोली चलाकर तुम्हारी गर्दन के परखच्चे उड़ा दूंगा।
सिख इंस्पेक्टर पर खौफ छा गया। उसे आदमी नजर नहीं आ रहा था, उसे पिस्तौल जरूर नजर आ रहा था। जिसकी नाली उसकी गर्दन के साथ लगी थी वह डर गया। उसे यकीन हो गया कि यह कोई बदरू है। उसकी आंखों के सामने यह बदरू 3 सिपाहियों की गर्दनें तोड़ चुकी है। उसने कहा, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? ये हमारे मुल्क की दुश्मन लड़की है, ये पाकिस्तानी जासूस है। हमारा पलंग के साथ बंदी एक ऐसे आदमी की आवाज़ सुन रही थी जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह हैरान थी कि यह गैबी मदद कहाँ से आ गई है और क्या ये वाकई रावण की बदरू है। हातिम ताई ने कहा, चलो इस लड़की को खोल दो, खबरदार अगर तुमने बाहर किसी को आवाज़ दी तो मैं फायर कर दूंगा। सिख इंस्पेक्टर अजीब मुसीबत में फंस गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता अमारा के पलंग के पास आया। पहले उसने पाँव खोले, फिर उसके दोनों बाजू खोल दिए। हातिम ताई ने अमारा से कहा, लड़की तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को यहाँ आया हूँ। सिख इंस्पेक्टर ने कहा, तुम जो कोई भी हो एक बात याद रखो कि बाहर हर तरफ पहरा है। ये अमृतसर की सेंट्रल जेल है, तुम इस जासूस लड़की को बाहर नहीं निकाल सकोगे। हातिम ताई ने आहिस्ता से कहा, इसे मैं नहीं निकालूंगा, इसे तुम निकालोगे। तुम बाहर चलकर पहरेदारों और सिपाहियों से कहोगे कि रास्ता छोड़ दो और लड़की को बाहर जाने दो। चलो। सिख इंस्पेक्टर बोला, मैं मर जाऊंगा मगर इस जासूस लड़की को फरार होने का मौका नहीं दूंगा। हातिम ताई ने कहा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी सारी फैमिली को, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी और बेटे को गोली मारकर खत्म कर दूं? तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी अजीज है तो जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। चलो बाहर। जब बच्चों का मामला आया तो सिख इंस्पेक्टर का हौसला जवाब दे गया। उसने ठंडी सांस भरकर कहा, ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, लेकिन तुम्हें जेल सुपरिंटेंडेंट को भी बताना होगा कि यह सब कुछ तुमने किया है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हातिम ताई बोला, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, अब बाहर चलो। हातिम ताई ने लड़की से कहा, तुम हमारे पीछे पीछे चलो। लड़की सिख इंस्पेक्टर के पीछे आ गई। सिख इंस्पेक्टर कमरे से निकल आया। बरामदे में खड़े सिपाही ने उसकी गर्दन के साथ लगा हुआ पिस्तौल देखा तो चौंक कर बोला, सर ये आपने गर्दन पर पिस्तौल क्यों रखा हुआ है? सिपाही को हातिम ताई तो नजर नहीं आ रहा था। सिख इंस्पेक्टर ने कहा, आगे से हट जाओ और खबरदार गोली मत चलाना। मैं पाकिस्तानी मुसलमान जासूस लड़की को खुद बाहर ले जा रहा हूं। हातिम ताई आहिस्ता से बोला, शाबाश, तुम ठीक काम कर रहे हो। जेल के मुहाफिजों ने पाकिस्तानी जासूस लड़की को देखा तो भागकर उसकी तरफ बढ़े। सिख इंस्पेक्टर ने वहीं से आवाज दी, कोई आगे ना बढ़े, मैं खुद इसे ले जा रहा हूं। सब अपनी अपनी जगहों पर रुक गए। अंधेरे में उन्हें सिख इंस्पेक्टर की गर्दन से लगा पिस्तौल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह वो जेल के बड़े गेट के पास आ गया। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी थी। हातिम ताई ने लड़की से कहा, इस जीप में सवार हो जाओ। लड़की जल्दी से जीप में बैठ गई। सिख इंस्पेक्टर ने कहा, तुम मुझे तबाह करके जा रहे हो, मेरा सारा करियर खत्म हो जाएगा। हातिम ताई आहिस्ता से बोला, मुझे तुम्हारे कैरियर से कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो जीप में बैठो और इसे चलाकर गेट की तरफ बढ़ो। सिख इंस्पेक्टर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हातिम ताई ने पिस्तौल की नाली उसी तरह सिख इंस्पेक्टर की गर्दन के साथ लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर ने जीप स्टार्ट कर दी। अपने अफसर को जीप में बैठा देख के गार्ड ने गेट खोल दिया। जीप लड़की को साथ लेकर गेट से बाहर निकल गई। सड़क पर रोशनी थी मगर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। हातिम ताई ने सिख इंस्पेक्टर को एक जगह जीप रोकने के लिए कहा। जीप रुक गई। हातिम ने सिख इंस्पेक्टर को नीचे उतरने का हुक्म दिया। सिख इंस्पेक्टर खामोशी से नीचे उतर गया। उसके नीचे उतरते ही हातिम ताई खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया और जीप को तेजी से आगे निकाल कर ले गया और देखते ही देखते वो सिख इंस्पेक्टर की नजरों से ओझल हो गया। सिख इंस्पेक्टर दौड़कर एक कोठी में गया। वहां से पुलिस स्टेशन फोन गया कि पाकिस्तानी जासूस लड़की जेल की कोठरी से फरार हो गई है। वो अमृतसर के रियाल्टो सैनमा वाली सड़क पर कंपनी बाग की तरफ गई है। वो पुलिस की जीप में बैठी है और एक बदरू उसके साथ है जो अपने आप को रावण की बदरू कहती है और किसी को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज आई, सर ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई बदरू भी जीप चला सकती है? सर आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? सिख इंस्पेक्टर ने उसे गुस्से में डांट दिया, बकबक मत करो और कंपनी बाग के इर्द गिर्द पुलिस की नाकाबंदी लगा दो, जल्दी करो। सिख इंस्पेक्टर ने इसके बाद सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट और शहर के सबसे बड़े थाने यानी कोतवाली की पुलिस को भी खबरदार कर दिया। यूं 15 मिनट के अंदर अंदर अमृतसर के सारे शहर की पुलिस ने नाकाबंदी कर ली और पुलिस की पार्टियां गाड़ियों में बैठकर पाकिस्तानी जासूस लड़की की तलाश में निकल खड़ी हुई। शहर में बड़ी रौनक थी और अभी रात के 9 बजे का अमल था। सिनेमा घरों में फिल्म का दूसरा शो शुरू होने वाला था। लड़की जीप में बैठी थी और हातिम ताई जीप चला रहा था। कुछ लोगों ने जीप को देखा और डर कर एक तरफ भाग गए क्योंकि जीप बगैर ड्राइवर के चल रही थी। लड़की ने कहा, पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, हमें किसी जगह छुप जाना चाहिए और जीप को छोड़ देना चाहिए। हातिम ताई बोला, ठीक है, मैं जीप को नहर की तरफ ले जाता हूँ। और हातिम ने जीप को नहर वाली सड़क पर डाल दिया। अचानक सामने से पुलिस की जीप नमूदार हुई।
हातिम ताई ने जल्दी से कहा, सर नीचे कर लो। लड़की ने सर नीचे कर लिया। हातिम ताई के पास पिस्तौल मौजूद था। उसने पुलिस की जीप पर फायर किया। गोली जीप के टायर को लगी और पुलिस की गाड़ी उलट गई। हातिम ताई अपनी जीप निकालकर आगे ले गया। अब वो शहर से बाहर आ गया था। आगे बिजली वाली नहर थी। यहाँ नहर के साथ साथ दरख्तों में काफी अंधेरा था। हातिम ताई ने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी और लड़की से कहा, नीचे उतरकर एक तरफ खड़ी हो जाओ, मैं जीप को नहर में डालने लगा हूँ। लड़की उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई। हातिम ताई ने जीप को नहर में गिरा दिया। नहर काफी बड़ी और गहरी थी। जीप पानी में डूब गई। अब हातिम ताई लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम अम्मारा है। हातिम ताई चौंक पड़ा। लड़की ठीक कह रही थी, वो अम्मारा ही थी, मगर उसे यह याद नहीं था कि आज से 1500 साल पहले एक रात वो हातिम ताई के हवेली पर आई थी। उसने सवाल किया था। हातिम ताई वो सवाल पूरा न कर सका था क्योंकि वो उस रात घर पर नहीं था। चुनाचे वो अब उसका सवाल पूरा करना चाहता था, मगर उस वक्त उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल था। हातिम ताई लड़की अमारा को नजर नहीं आ रहा था। अमारा ने पूछा, क्या तुम वाकई रावण की बदरू हो? अगर तुम रावण की बदरू हो तो फिर मुझे क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि रावण तो हिंदू था और मैं मुसलमान हूँ। हातिम ताई ने कहा, पहली बात तो यह है कि रावण हिंदू जरूर था, मगर वह हिंदुस्तान का नहीं बल्कि लंका का राजा था और हिंदुस्तान वालों को अपना दुश्मन समझता था। दूसरी बात यह है कि मैं रावण की बदरू नहीं हूँ। अमारा ने ताज्जुब से पूछा, तो फिर तुम कौन हो? तुम गायब कैसे हो? हातिम ताई बोला, ये बड़ी लंबी कहानी है। तुम बस ये समझ लो कि मैं एक आसमानी ताकत की वजह से गायब हूँ और कोई पता नहीं कि कब अचानक जाहिर हो जाऊं। इसलिए चाहता हूं कि नजर आने से पहले पहले तुम्हें दुश्मन मुल्क से निकालकर पाकिस्तान ले जाऊं। अमारा ने कहा, मैं एक मिशन लेकर दुश्मन मुल्क में आई थी कि बदकिस्मती से पकड़ ली गई, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं जब तक यहाँ अपना मिशन पूरा नहीं कर लेती मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। हातिम ताई ने पूछा, तुम्हारा वो मिशन क्या है? क्या तुम मुझे बताओगी? अमारा ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, मगर सबसे पहले मुझे इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि तुम कोई हिंदू बदरू नहीं हो बल्कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो। हातिम ताई मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अगर मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ना होता तो तुम्हें दुश्मन इंडियन पुलिस की कैद से ना छुड़ाता। यकीन करो कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम हातिम ताई है। अमारा ने चौंक कर कहा, क्या कहा? तुम हातिम ताई हो? अलिफ लैला की कहानियों वाला हातिम ताई? हातिम ताई बोला, तुमको शायद यकीन ना आए, मगर मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि मैं वही अलिफ लैला वाला हातिम ताई हूँ और 1500 बरस पीछे के ज़माने से सिर्फ तुम्हारी तलाश में पाकिस्तान आया था कि कराची में इंडियन तखरीबकारों के फंदे में फंस गया। इसके बाद हातिम ताई ने अमारा को अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक बयान कर दी। उसने ये भी बता दिया कि अमारा आज से 1500 साल पहले बगदाद में उसकी हवेली में आई थी। उसने एक सवाल किया था जिसे वह पूरा न कर सका क्योंकि वह हवेली पर मौजूद नहीं था। हातिम बोला, फिर तुम चली गई। मैंने वापस आकर तुम्हें जगह जगह तलाश किया मगर तुम ना मिल सकी। वक्त गुजरता गया। जब मेरी मौत का वक्त आ गया तो मेरे दिल में ये कांटा खटक रहा था कि मैंने एक लड़की अमारा का सवाल पूरा नहीं किया। अमारा ने पूछा, फिर क्या हुआ? हातिम ताई बोला, फिर मैंने मौत से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करे और मुझे वो लड़की मिला दे जिसका सवाल मैं पूरा नहीं कर सका और जिसका पछतावा साथ लेकर मैं कब्र में नहीं जाना चाहता। मौत ने अल्लाह के हुक्म से मेरा वक्त आगे कर दिया और फिर मुझे तुम्हारी शक्ल दिखा दी और ये भी कहा कि तुम पाकिस्तान में मुझे मिलोगी। मौत ने मुझे सोने का एक छल्ला भी कान में डालने के लिए दिया कि जब कभी मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई तो इसको शहादत की उंगली लगा दूं। मैंने बम्बई में ऐसा ही किया और गायब हो गया। वहां से मैंने सुना कि एक पाकिस्तानी लड़की अमृतसर की जेल में दुश्मन के जुल्म बर्दाश्त कर रही है। मैं तुम्हारी मदद के लिए अमृतसर आ गया। जब तुम्हें देखा तो बेहद खुश हुआ क्योंकि तुम अमारा थी। तुम्हारी शक्ल उस लड़की की शक्ल से हूबहू मिलती थी जिसका अक्स मुझे मौत ने दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई सवाल पूरा कर दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम्हारा कोई सवाल पूरा कर दिया तो उसी वक्त मर जाऊंगा। लेकिन मैं मुसलमान हो गया हुआ हूं और पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है। मैं पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक इरादे जब तक खाक में नहीं मिला देता मरना नहीं चाहता। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा मिशन क्या है। मैं उस मिशन में तुम्हारे साथ रहूंगा। अमारा ने कहा, हातिम, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ और तुम्हें अपना मिशन भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तुम तो किसी भी वक्त जाहिर हो जाओगे और हम दोनों फंस जाएंगे। पहले इसका कोई इलाज होना चाहिए कि तुम जब तक चाहो गायब रहो। हातिम ताई बोला, ये काम तो मौत ही कर सकती है क्योंकि उसी ने मुझे ये करामाती छल्ला दिया है, मगर कई दिनों से मौत से मेरी मुलाकात नहीं हुई। हातिम ताई ये बातें कर ही रहा था कि वो अचानक जाहिर हो गया। अमारा ने एक खूबसूरत नेक दिल जवान को जैकेट और पतलून में अपने सामने दरख्तों के अंधेरे में बैठे देखा तो उसको यकीन न आया कि यह हातिम ताई है। हातिम ने परेशान होकर कहा, आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। मैं जाहिर हो गया हूँ। अच्छा, मैं एक बार फिर गायब होने की कोशिश करता हूँ। हातिम ताई ने अपनी उंगली कान में पड़े छल्ले के साथ लगाई मगर वो गायब ना हुआ। हातिम ताई बार बार अपने कान के छल्ले से उंगली लगाता
मगर वो गायब ना हो सका। मायूसी के साथ बोला, हमारा ये तो बहुत बुरा हुआ, करामाती छल्ले का असर खत्म हो गया है। हमारा बोली, कोई बात नहीं, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। हम एक मुकद्दस मिशन पर यहाँ दुश्मन के मुल्क में बैठे हैं और खुदा हमारे साथ है। दूर से सड़क पर पुलिस की गाड़ी का खतरे का अलार्म सुनाई दिया। हमारा ने उठते हुए कहा, पुलिस हमारी तलाश में इधर आ रही है, चलो यहाँ से निकल चलें। दोनों रात की तारीकी में दरख्तों के नीचे से होते हुए नहर के दूसरे किनारे खेतों में निकल गई। हातिम ताई बड़ा हैरान था कि उसके छल्ले की करामत कैसे खत्म हो गई। फिर भी उसने हौसला नहीं हारा और अम्मारा को दुश्मन से बचाने का अज़म कर रखा था। पुलिस की गाड़ी नहर के पुल पर खड़ी थी और पुलिस के सिपाही टॉर्चें जला जलाकर दरख्तों और खेतों में अम्मारा और हातिम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हातिम ताई ने अपने पेट पर हाथ लगाकर देखा कि गोलियों के सुराख आपस में मिल गए थे। वह भागते चले जा रहे थे। अम्मारा इस सारे इलाके को जानती थी। खेतों खेत वो हातिम को साथ लेकर बहुत दूर आगे जाकर सड़क पर निकल आई। यहाँ एक छोटी नहर बड़ी नहर से निकलकर आम के घने स्याह बागों में जा रही थी। अम्मारा कहने लगी, इस बाग में एक मलंग फकीर रहता है, हम उसके पास जा रहे हैं। हातिम ताई बोला, वो मलंग फकीर हमारी क्या मदद करेगा? अम्मारा ने कहा, वो हमारा अपना आदमी है, वो हमारी रहनुमाई करेगा। बाग में अंधेरा था। अम्मारा आगे आगे चल रही थी। जहाँ बाग खत्म हो जाता था और दूसरी तरफ एक वीरान मैदान शुरू होता था, उस जगह एक झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर एक आदमी आलती पालती मारे बैठा था। उसके आगे आग जल रही थी जिसका धुआं सारे बाग में फैला हुआ था। ये मलंग था। मलंग दूर ही से कड़कदार आवाज में बोला, कौन बदतमीज हो, वहीं रुक जाओ नहीं तो भस्म कर दूंगा। अमारा ने कहा, मैं रानी ऑफ झांसी हूँ, ग्वालियर की तरफ जा रही हूँ। ये उनका खुफिया कोड लफज था। मलंग समझ गया कि अमारा आ रही है। जब मलंग ने अमारा के साथ एक नौजवान को देखा तो बोला, कौन है ये? अमारा ने करीब आकर कहा, ये हमारा आदमी है, हमारे पीछे पुलिस लगी है। मलंग ने कहा, तुम जेल से कैसे निकल आई? अमारा ने हातिम ताई की तरफ इशारा करके कहा, हातिम मुझे वहां से निकाल लाया है। मलंग उठकर झोंपड़ी की तरफ गया। अंदर से एक गठरी निकाल लाया। उसे अमारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें तुम दोनों के भेस बदलने के लिए कपड़े हैं, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और 1000 रुपये हैं। यहाँ से फौरन दिल्ली शहर पहुंचो। वहाँ हुमायूं के मकबरे में अपना आदमी फकीर मलंग के भेस में तुम्हें मिलेगा। मैं उसे वायरलेस कर दूंगा। अब तुम दोनों यहाँ से मानावाला स्टेशन की तरफ निकल जाओ, रास्ते में कपड़े बदल लेना, जाओ। अमारा और हातिम वहाँ से मानावाला स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। मैदान में एक दरख्त के पीछे जाकर अमारा ने गठरी खोली। उसमें फकीर और फकीरनियों जैसे गेरवे रंग के कपड़े और मसनूई लंबे लंबे बालों की 2 विग्गें थीं। हातिम ताई ने कहा कि हमें फकीर और फकीरनी का भेस बदलना होगा। हाँ, अमारा बोली, हमें इसी तरीके से पुलिस की निगाहों से बचकर दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वहीं से हमारा मिशन शुरू होगा। हातिम ताई ने एक बार फिर अपने कान के छल्ले को उंगली से छुआ और दिल में अल्लाह का नाम लिया कि शायद अब तक उसका असर वापस आ गया हो। मगर छल्ले का असर वापस नहीं आया था। हातिम ताई गायब ना हुआ। वह हैरान था कि मौत भी उससे मिलने नहीं आई। मानावाला का रेलवे स्टेशन वहां से 3 कोस के फासले पर था। दोनों ने अपने कपड़े उतारकर जमीन में दबा दिए और फकीरों वाले कपड़े पहनकर सर पर लंबे लंबे बालों की विग्गें लगा लीं, गले में मनकों की मालाएं डालीं और हाथों में खैरात मांगने वाले कशकोल पकड़ लिए। हातिम बोला, अजीब बात है कि सारी जिंदगी जिसने लोगों को खैरात दी है और सखावत में नाम पैदा किया है, आज वो खुद कशकोल हाथ में लेकर भीख मांगे। अमारा ने कहा, ये तो हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और फिर हम कोई असली फकीर थोड़ी हैं। फिर भी मैं कशकोल हाथ में नहीं पकड़ सकता, ये मेरी शान के खिलाफ है। ये कहकर हातिम ताई ने कशकोल दूर खेतों में फेंक दिया। अमारा बोली, ठीक है, तुम कशकोल ना ही पकड़ो तो अच्छा है। हमने कोई भीख नहीं मांगनी, बस फकीरों जैसा हुलिया बनाकर दिल्ली अपने एजेंट के पास पहुंचना है। इसके साथ ही हमारा मिशन शुरू हो जाएगा। हातिम ताई बोला, ठीक है, अब चलो दिल्ली की तरफ। मैंने रिवॉल्वर अपने पास रख लिया है। हमारा ने कहा, रिवॉल्वर मेरे पास भी है, मगर उसका मजबूरी के मौका पर चलाना होगा। फिक्र न करो हमारा, मैं सब कुछ जानता हूँ। हातिम ने कहा और खेतों में चलने लगा। अंधेरे में वो दूर से नजर नहीं आते थे। चलते चलते आखिर उन्हें दूर से स्टेशन के सिग्नल की हरी बत्ती नजर आई। जब अम्मारा और हातिम ताई फकीरों के लिबास में स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वह दोनों एक डिब्बे में घुस गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। सारी रात ट्रेन चलती रही। जब दिन निकला तो दिल्ली शहर आ गया। रास्ते में अम्बाले के स्टेशन पर पुलिस डिब्बे में हातिम ताई और अमारा को तलाश करने आई, मगर चूंकि वो दोनों फकीरों के भेस में थे इसलिए उन्हें किसी ने ना पहचाना। दिल्ली वो उतर गए। अमारा दिल्ली कई बार जासूसी के सिलसिले में आ चुकी थी। उसे मालूम था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। उसने रिक्शा कराया, हातिम साथ बैठा और वह हुमायूं के मकबरे आ गई। सुबह के वक्त हुमायूं के मकबरे पर कोई भी नहीं था। यहाँ शाम को लोग सैर करने आते थे। उनके एजेंट को पैगाम मिल चुका था। वो पहले ही मकबरे के अंदर
एक मेहराब के नीचे साधु फकीर के भेष में बैठा था। अमारा और हातिम उसके पास जाकर बैठ गए। अमारा ने सलाम किया और अपना कोड लफ्ज़ बताया। एजेंट ने भी अपना कोड लफ्ज़ बताया। फिर बोला, मकबरे के पीछे एक पुरानी कोठरी है, उसका दरवाज़ा खुला है, उसमें जाकर बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अमारा और हातिम ताई उठकर मकबरे के पीछे आ गए। यहाँ एक कोठरी थी। कोठरी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई और तख्तपोश बिछा था। वो वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद एजेंट भी आ गया। उसने आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, इंडियन हुकूमत ने यहाँ सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने के नीचे अस्पताल का बहुत बड़ा गोदाम बनाया हुआ है। उस गोदाम में से हर हफ्ते असलहा ट्रकों में भरकर पाकिस्तान में मौजूद इंडियन तखरीबकारों को पहुंचाया जाता है। तुम्हारा मिशन उस असलहा और गोला बारूद के डिब्बू को तबाह करना है। उसके तबाह हो जाने से दुश्मन कम अज कम 1 महीने तक पाकिस्तान में अपने तखरीबकारों का असलहा और टाइम बम वगैरह सप्लाई नहीं कर सकेगा। इसके बाद वो किसी दूसरी जगह गोला बारूद जखीरा करेगा। हम उसका सुराग लगाकर उसे भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम पाकिस्तान में दुश्मन की तखरीबकारियों पर काबू पा सकेंगे। अमारा ने पूछा, अस्पताल का मुर्दा खाना क्या अस्पताल ही में है? एजेंट ने बताया कि मुर्दा खाना अस्पताल से 1 मील के फासले पर खुली और वीरान जगह पर है। वहाँ लावारिस मुर्दे रखे जाते हैं, मगर असल में उसके नीचे दुश्मन ने भारी गोला बारूद, असलहा और बम जमा कर रखे हैं। मगर यह काम इतना आसान नहीं है। वहाँ इंडियन फौज ने सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखा है। हर वक्त वहाँ पहरा लगा रहता है। इंडियन फौजी नज़र नहीं आते, मगर उन्होंने वहाँ छुपकर मोर्चे बनाए हुए हैं। हातिम ताई और अमारा बड़े गौर से एजेंट की बातें सुन रहे थे। हातिम ताई ने पूछा, क्या हमें किसी तरह से ये पता चल सकता है कि दुश्मन ने वहाँ कहाँ कहाँ मोर्चे बनाए हुए हैं? एजेंट ने ज़मीन पर बिछी हुई सफ़ के नीचे से एक कागज़ निकालकर उनके सामने रख दिया। उस कागज़ पर लकीरें और गोल दायरे बने हुए थे। एजेंट ने उस पर एक जगह उंगली रख दी और बोला, ये एक कच्चा रास्ता है जो मुर्दा खाने की तरफ जाता है। ये नीम का दरख्त है। इस दरख्त के नीचे फौज ने एक खुफिया मोर्चा बनाया हुआ है। यहाँ हर वक्त 2 फौजी मशीन गन लिए बैठे रहते हैं। रात को उनकी जगह 2 दूसरे फौजी आ जाते हैं। ये गोल दायरा उस मोर्चे के पीछे का एक टीला है। ये मुर्दा खाना है। मुर्दा खाने में से एक सुरंग उस टीले के नीचे जाती है। गोला बारूद का जखीरा उसी टीले के नीचे है। मुर्दा खाने के बाहर भी एक इंडियन फौजी चपरासी की वर्दी में सुबह के वक्त पहरा देता है। उसने अपने कोट के अंदर स्टेन गन छुपाई होती है। रात को उसकी जगह दूसरा चपरासी इंडियन फौजी आ जाता है। हमारा ने पूछा, क्या मुर्दा खाने के अंदर भी कोई गार्ड सिपाही होता है? एजेंट बोला, नहीं, मुर्दा खाने में सिर्फ चंद एक मुर्दा लाशें ही रखी हुई हैं। ये लाशें दूसरे तीसरे रोज बदल दी जाती हैं ताकि लोगों को शक न हो कि मुर्दा खाना बंद क्यों हो गया है और यहाँ लाशें क्यों नहीं लाई जाती। हमारा ने कहा, इसका मतलब है कि अगर आदमी एक बार मुर्दा खाने में किसी तरह चला जाए तो वो सुरंग में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल दाखिल हो सकता है, एजेंट ने कहा, मगर आगे सुरंग में भी असलहा के जखीरे के दरवाजे पर एक सिपाही पहरा देता है। उसकी ड्यूटी सिर्फ 4 घंटे की होती है। 4 घंटे बाद उसकी जगह दूसरा सिपाही आ जाता है। हातिम ताई ने पूछा, ये लोग अंदर किस तरफ से आते हैं? एजेंट ने कहा, मुर्दा खाने से ही आते जाते हैं, क्योंकि अंदर दाखिल होने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हमारा ने कुछ सोच कर कहा, मेरे ख्याल में मुर्दा खाने में दाखिल होने की सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? हातिम ताई ने पूछा। हमारा ने कहा, हम में से कोई मुर्दा बन जाए। एजेंट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बड़ी उम्दा तरकीब है, मगर तुम एक बात भूल गई हो कि लावारिस लाश जब मुर्दा खाने में लाई जाती है तो उसके साथ अस्पताल का डॉक्टर या कंपाउंडर भी होता है। हातिम ताई बोला, उसका इंतजाम भी हो जाएगा, मगर मुर्दा कौन बनेगा? हमारा ने कहा, मैं बनूंगी। हातिम ताई कहने लगा, नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकती। ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। वो कैसे? हमारा ने पूछा। हातिम ताई ने कहा, वो इसलिए कि अगर अस्पताल वालों ने मेरी लाश को स्पिरिट के ड्रम में भी डुबो दिया तब भी मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। जबकि मेरी जगह अगर तुम होगी तो स्पिरिट के ड्रम में गिरते ही तुम तड़पने लगोगी और सारा भेद खुल जाएगा। एजेंट ने हातिम ताई से पूछा, मगर तुम स्पिरिट के ड्रम में कैसे जिंदा रहोगे? हातिम ताई ने मुस्कुरा कर कहा, सर, ये एक ऐसा राज है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। हमारा बोली, दोस्त, तुम इस बहस में ना पड़ो। बहरहाल यूं समझ लो कि मिस्टर हातिम के पास एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वो सांस खींचकर हर किस्म के हालात में जिंदा रह सकता है और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंच सकता। एजेंट कहने लगा, ठीक है, फिर तुम अपने मिशन को शुरू कर दो। तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे बता दो, मैं तुम्हें इसी कोठरी में ला दूंगा। हमारा ने कहा, हमें कम से कम 20 पेंसिल बॉम्ब चाहिए। ये बॉम्ब हम दुश्मन के असलहे के ज़खीरे में लेकर जाएंगे। इसके अलावा मुझे नर्स के लिबास की ज़रूरत होगी। हातिम के लिए एक धोती और कमीज चाहिए जिससे ये गाँव का आदमी लगे। एजेंट ने कहा, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज ही मिल जाएंगी, मगर तुमने प्लान क्या बनाया है?
मेरा मतलब है तुम किस मंसूबे पर अमल करोगी? अमारा कहने लगी। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम हमें ये सारी चीज़ें ला दो, उसके बाद मैं अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दूंगी। एजेंट ने अमारा और हातिम ताई को हदायत की कि वो झोंपड़ी के अंदर ही रहें। इसके बाद एजेंट चला गया। उसके जाने के बाद हातिम ताई ने एक बार फिर अपने कान में पड़े हुए सोने के छल्ले को उंगली लगाकर दिल में अल्लाह का नाम लिया, मगर वो गायब ना हुआ। वो सटपटा कर बोला, खुदा जाने इस छल्ले की ताकत कहाँ चली गई है। इस वक्त अगर इसकी ताकत वापस आ जाती तो हमें बड़ी आसानी हो जाती, फिर मैं गायब होकर यह सारा काम अकेला ही कर सकता था। अमारा ने कहा, हमें अपनी हिम्मत और जुर्रत से भी काम लेना चाहिए, हमें खुदा पर भी भरोसा करना चाहिए। हम अपने वतन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और मुसलमानों की हिफाजत और उनकी जिंदगियों को मौत से बचाने के मिशन को लेकर यहाँ आए हैं। खुदा हमारी ज़रूर मदद करेगा, वो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हातिम ताई ने अमारा से सवाल किया, आखिर तुम्हारे जहन में प्रोग्राम क्या है? मेरा मतलब है तुम मुझे कहाँ मुर्दा बनाकर फेंकोगी? अमारा ने कहा, मैं तुम्हें इसी झोंपड़ी से लेकर चलूंगी। तुम आम देहाती के लिबास में होगे, मैं अस्पताल की नर्स की वर्दी में होंगी। इसके बाद जो होगा तुमको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। बहरहाल आगे सारा काम तुम्हें ही करना होगा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। दोपहर के बाद एजेंट वापस आ गया। उसके हाथ में गठरी थी। उस गठरी में वो सब कुछ था जिसकी अमारा और हातिम ताई को ज़रूरत थी। एजेंट ने कहा, मैं तुम्हारे खाने को मछली के कबाब और नान बाजार से लाया हूँ। उन्होंने झोंपड़ी में बैठकर इकट्ठे खाना खाया। उसके बाद अमारा ने गठरी खोल दी। उसमें 20 छोटे पेंसिल बॉम्ब थे। ये बॉम्ब देखने में बड़े छोटे थे मगर बेहद ताकतवर थे और इनमें पहाड़ों को उड़ा देने की ताकत थी। 2 पिस्तौल थे जिनके आगे साइलेंसर लगे हुए थे। नर्स की वर्दी भी थी। अमारा ने हातिम ताई से कहा, यह पेंसिल बॉम्ब और खामोश पिस्तौल तुम्हें उस वक्त मिल जाएगा जब तुम मुर्दा खाने में पहुंचा दिए जाओगे। हातिम ताई ने कहा, वहां ये चीज़ें कौन लेकर जाएगा? अमारा बोली, आखिर मैंने नर्स की वर्दी किस लिए पहन रखी होगी? ये सारी चीज़ें मुर्दा खाने में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। फिर अमारा ने एजेंट से कहा, मुझे 50,000 रुपये की नकली इंडियन करेंसी की भी ज़रूरत होगी, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकते हो? एजेंट ने कहा, मेरे पास इस वक्त 1 लाख रुपए के जाली इंडियन नोट मौजूद हैं। एजेंट ने झोंपड़ी के कोने में रखा हुआ एक गट्ठर उठाया, उसके अंदर हाथ डाला और 1 लाख के जाली करेंसी नोट निकालकर अमारा के सामने रख दिए। अमारा ने उन्हें रुमाल में लपेट कर अपने परस में रख लिया और गठरी देखकर कहने लगी, हम शाम के पूरे 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक 5 बजे? अमारा ने एजेंट से कहा, बाहर जाकर देखो कोई मशकूक आदमी या पुलिस वाला तो कहीं नहीं है। एजेंट बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। उसने बताया कि बाहर कोई ऐसा आदमी नहीं है। अमारा उस वक्त किसी अस्पताल की नर्स के लिबास में थी और हातिम ताई ने आम देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। अमारा के परस में छोटे पेंसिल जितने साइज के 20 पेंसिल बॉम्ब भी थे। ये देखने में बिल्कुल बॉल पॉइंट पेंसिलें लगती थीं, मगर उनके अंदर इस कदर ताकतवर बारूद भरा हुआ था कि एक बिल्डिंग को उड़ा कर रख दें। इन बमों के अंदर क्लॉक भी लगा था जिसका बटन दबाने से वो चल पड़ता था और फिर आध घंटे बाद बम फट जाता। अमारा ने परस में खामोश पिस्तौल रख लिया। फिर उसने हातिम ताई से कहा, हातिम चलो, हमारे मिशन शुरू करने का वक्त हो गया है। अमारा नर्स की वर्दी में हातिम ताई को साथ लेकर हुमायूं के मकबरे से निकलकर सड़क पर आ गई। यहाँ उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और उस अस्पताल की तरफ रवाना हुए जिससे थोड़े फासले पर खुले मैदान में टीले के पास मुर्दा खाना बना हुआ था। मगर अमारा ने अस्पताल से कुछ दूर ही टैक्सी छोड़ दी। फिर वो हातिम ताई को लेकर सड़क के किनारे खेत में आ गई। शाम की सुरमई धुंध फैल चुकी थी। अमारा ने कहा, मैं दूसरी टैक्सी लेने जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ और तुम मुझे देखो तो यहाँ खेत में इस तरह दम साध कर पड़ जाना जैसे तुम मुर्दा लाश हो। उसके बाद मैं सब संभाल लूँगी। हातिम ताई बोला, समझ गया, तुम टैक्सी लाओ। अमारा सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। जो ही एक खाली टैक्सी उधर से गुजरी, अमारा ने टैक्सी वाले को हाथ दे दिया। टैक्सी ड्राइवर अपने घर जा रहा था, मगर जो ही उसने एक नर्स को देखा तो फौरन टैक्सी रोक दी। सर बाहर निकाल कर बोला, सिस्टर कहाँ जाना है? अमारा ने अपने ऊपर मसनूई घबराहट तारी कर ली। परेशान होकर बोली, भाई यहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है, मालूम होता है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहती हूँ, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करे। टैक्सी ड्राइवर बाहर निकल आया। बोला, कहाँ है वो आदमी सिस्टर? उस तरफ, मेरे साथ आओ। ये कहकर अमारा टैक्सी ड्राइवर को लेकर खेत की तरफ बढ़ी। हातिम ताई उसे देखते ही खेत में लेट गया और सांस बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लेने लगा। उसमें इतनी ताकत भी थी कि वो न सिर्फ अपना सांस रोक सकता था बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी रोक सकता था। मगर अभी इस ताकत को आजमाने की ज़रूरत नहीं थी। अमारा ने ड्राइवर से कहा, यह बेचारा बेहोश पड़ा है, इसे उठाकर टैक्सी में डाल दो। ड्राइवर ने उसी वक्त हातिम ताई को कंधे पर डाला और लाकर टैक्सी में सीट पर लिटा दिया। इसके साथ ही टैक्सी अस्पताल की तरफ चल पड़ी।
हमारा ने ड्राइवर को उसी अस्पताल की तरफ चलने को कहा था जिसके करीबी मुर्दा खाने के टीले के नीचे इंडियन गवर्नमेंट का असलहा का डिपो था। टैक्सी अस्पताल के बाहर जाकर रुक गई। हमारा नर्स की वर्दी में थी। उसने बाहर निकलते ही अस्पताल के एक आदमी को आवाज़ देकर कहा, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। नर्स को देखकर वहां फौरन स्ट्रेचर आ गया। हमारा ने हातिम ताई को स्ट्रेचर पर डाला और इमरजेंसी वार्ड में ले आई। यहाँ उसने हातिम ताई के कान में आहिस्ता से कह दिया, अब तुम्हें लाश बन जाना है। ये काम सिर्फ हातिम ताई ही कर सकता था कि इस तरह से सांस और दिल की धड़कन को धीमा कर ले कि उसे कोई साइंसी आला भी ना पहचान सके और यही लगे कि वो मर गया है। हातिम ताई को लेकर हमारा इमरजेंसी वार्ड में आ गई और घबराए हुए लहजे में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, मैं एल्बर्ट सिविल अस्पताल की नर्स हूँ। ये आदमी हमारे घर में मुलाजिम था, एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरा ख्याल है इसे दिल का दौरा पड़ा है। मैं ड्यूटी से ऑफ होकर घर आई थी। मेरा घर आपके अस्पताल से करीब ही है, इसलिए आपके अस्पताल में ले आई हूँ। प्लीज़ इसे देखें। इमरजेंसी वार्ड में एक नौजवान मरहट्टा डॉक्टर मौजूद था। उसने नर्स को देखा तो ज़्यादा तवज्जो देते हुए जल्दी से हातिम ताई को चेक किया, उसके दिल की धड़कन को देखा और फिर उसे फ़ौरन इंजेक्शन दिया, मसनूई सांस दिया। फिर बोला, नर्स, आई एम सॉरी, तुम्हारा मुलाजिम इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। हमारा झूठ मूठ उदास हो गई और आंखों में मसनूई आंसू भर कर बोली, डॉक्टर प्लीज़ कुछ करो, ये हमारा बड़ा पुराना मुलाजिम है, इसे जिंदा रहना चाहिए। डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी नर्स, इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये शख्स मर चुका है और अब इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। उस वक्त हमारा ने इधर उधर देखा। इमरजेंसी वार्ड में सिवाय उन दोनों के तीसरा कोई आदमी नहीं था। फिर एक कंपाउंडर अंदर आ गया। डॉक्टर ने हमारा से कहा, आप लाश वापस ले जा सकती हैं सिस्टर। हाँ, हमारे यहाँ इसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करानी होगी। पुलिस का आदमी साथ वाले कमरे में बैठा हुआ है। हमारा ने रुमाल से अपनी आंखों के नकली आंसू पहुँचते हुए कहा, डॉक्टर, मैं अकेले में तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। ये अल्फाज हमारा ने अंग्रेजी में कहे ताकि जो कंपाउंडर वहाँ हातिम ताई की लाश पर कपड़ा डाल रहा था वो ना समझ सके। डॉक्टर ने कंपाउंडर को बाहर भिजवा दिया और हमारा की तरफ देखकर कहा, क्या बात है सिस्टर, तुम क्या बात करना चाहती हो? हमारा ने कहा, डॉक्टर, हमारे इस नौकर का दुनिया में कोई नहीं था। अगर इसकी लाश मैं अपने घर ले गई तो मेरी सास मुझे मनहूस कहेगी। वो पहले ही मेरे बारे में ये कहती रहती है कि मैं मनहूस हूँ और आते ही उसके बेटे को खा गई हूँ। डॉक्टर ने कहा, सिस्टर, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे नौकर की लाश को लावारिस करार देकर इसी वक्त मुर्दा खाने पहुँचा दो। इस तरह से मैं अपनी सास के तानों से बच जाऊंगी। ये शख्स तो अब मर गया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरी जिंदगी अजाब से बच जाएगी। डॉक्टर कहने लगा, सॉरी सिस्टर, मेरे लिए ये काम मुश्किल है। तब हमारा ने पर्स खोलकर 1 लाख रुपए के करेंसी नोटों की 4 गड्डियाँ डॉक्टर के सामने मेज़ पर रख दी और कहा, डॉक्टर, इस वक्त मैं तुम्हारी यही खिदमत कर सकती हूँ। यह पूरा 1 लाख रुपया है, तुम चाहो तो इसे गिनकर चेक कर सकती हो। 1 लाख रुपए के नोट देखकर नौजवान डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इन रुपयों से अपने कितने ही ख्वाब पूरे कर सकता था। उसने जल्दी से नोटों के बंडल को मेज़ की दराज में डालते हुए कहा, चेक करने की ज़रूरत नहीं सिस्टर, तुम जैसा कहती हो वैसे ही होगा। उसी वक्त डॉक्टर ने लावारिस लाश की रिपोर्ट दर्ज करा दी और एक सर्टिफिकेट भी तैयार करा दिया। हमारा ने कहा, डॉक्टर, मैं पुराने ख्याल की हिंदू औरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुर्दा खाने में लाश के पास अकेली बैठकर भगवान के हजूर अश्लोक पढ़ूं ताकि लाश की रूह बाद में मुझे आकर तंग ना करे। मैं लाश के पास सिर्फ 5 मिनट ही बैठूंगी। डॉक्टर को भला क्या एतराज़ हो सकता था। कहने लगा, बेशक, लाश के पास बैठकर अश्लोक पढ़ लेना सिस्टर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब अमारा ने एक और बात की तरफ इशारा किया। कहने लगी, डॉक्टर, मुर्दा खाने में जो पहरेदार होता है वो तो इस लाश के बारे में कोई सर्टिफिकेट तो तलब नहीं करेगा। डॉक्टर बोला, वो कौन होता है सर्टिफिकेट मांगने वाला? मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। फिर किसी को लाश के लावारिस होने पर क्या एतराज़ हो सकता है? हमारा खुश होकर बोली, शुक्रिया डॉक्टर, अब इस लाश को मुर्दा खाने पहुँचा दो प्लीज़, ताकि मैं वहाँ जाकर लाश के आगे श्लोक पढ़कर अपने गुनाह इसकी रूह से मुआफ़ करा लूँ। डॉक्टर को 1 लाख रुपया मिल गया था। उसने थोड़ी देर में हर काम ठीक करवा लिया और आधे घंटे बाद वो लावारिस लाश यानी बेहोश हातिम ताई को अस्पताल की एम्बुलेंस में रख के मुर्दा खाने की तरफ ले जाया जा रहा था। हमारा भी डॉक्टर के साथ थी। मुर्दा खाना ज़्यादा दूर नहीं था। उसके बरामदे में बड़ा धीमा सा बल्ब जल रहा था। एक फौजी चौकीदारों के लिबास में वहाँ एक तरफ बेंच पर बैठा था। उसको मालूम था कि मुर्दा खाने में अस्पताल से लावारिस लाशें आती जाती रहती हैं और फिर एक नर्स और डॉक्टर लाश के साथ था, इसलिए फौजी चौकीदार ने कोई शक ना किया। वो यही समझा कि ये कोई वाकई असली लावारिस लाश है। डॉक्टर ने एम्बुलेंस से निकलकर चौकीदार से कहा, ये एक लावारिस लाश है, इसके ख़राब हो जाने का डर था, इसलिए इसे यहाँ जल्दी लाया गया है ताकि मुर्दा खाने के सर्द खाने में रख दिया जाए। परसों तक इसके वारिस ना आए तो इसे पोस्टमार्टम के बाद दबा दिया जाएगा। चौकीदार ने कहा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे।
अमारा और डॉक्टर हातिम ताई की लावारिस लाश को लेकर मुर्दा खाने में ले गए। अमारा लाश के पास बैठ गई। उसने डॉक्टर से कहा, अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए श्लोक पढ़ूंगी, प्लीज़ मुझे और इस आदमी की लाश को 5 मिनट के लिए तनहा छोड़ दो। डॉक्टर बोला, सिस्टर ज़्यादा देर ना लगाना। डॉक्टर मुर्दा खाने से बाहर आ गया और चौकीदार की तरफ देखकर बोला, हमारी नर्स बड़ी वहमी औरत है, इसको ये लावारिस लाश मिली थी, अब उसके पास बैठकर श्लोक पढ़ रही है ताकि लाश की बदबू से बाद में तंग ना करे। चौकीदार मुस्कुराने लगा, बोला, डॉक्टर साहब आजकल पढ़ी लिखी औरतें भी बड़ी वहमी होती हैं। बाहर डॉक्टर चौकीदार के पास बैठा बातें कर रहा था। एम्बुलेंस खड़ी थी। मुर्दा खाने के अंदर अमारा ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। हातिम ताई भी उठकर बैठ गया था। अमारा ने पर्स में से खामोश पिस्तौल और 20 पेंसिल बम हातिम ताई के हवाले कर दिए, जो उसने अपने कुर्ते के अंदर छुपा लिए थे। अमारा ने कहा, बम लगाने के बाद मुर्दा खाने की पिछली खिड़की से निकलकर हुमायूं के मकबरे वाली झोंपड़ी में आ जाना। मैंने खिड़की खोल दी है, अब मैं जाती हूँ। ये असलहा डिप्पू जरूर उड़ जाना चाहिए। हातिम ताई ने कहा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अमारा तेजी से मुर्दा खाने से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने रुमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए डॉक्टर से कहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो एम्बुलेंस में बैठ गई। डॉक्टर ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेजी से उसे घुमाकर अस्पताल को जाने वाली सड़क पर ले आया। डॉक्टर ने कहा, सिस्टर मैंने ये काम सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है, मुझे उम्मीद है तुम इसका किसी दूसरे से जिक्र नहीं करोगी। अमारा ने कहा, डॉक्टर मैं भला किसी से क्यों जिक्र करने लगी, तुम बेफिक्र हो। अस्पताल अभी कुछ दूर था कि अमारा ने डॉक्टर से कहा कि बस मुझे यहाँ उतार दो, यहाँ से मैं रिक्शा टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। एम्बुलेंस रुक गई। अमारा को उतारने के बाद डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर रात की खामोशी में आगे बढ़ गया। अमारा ने एक टैक्सी ली और हुमायूं के मकबरे की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ जब अमारा और डॉक्टर मुर्दा खाने से चले गए तो चौकीदार चाकू लेकर खिड़की के रास्ते मुर्दा खाने में दाखिल हो गया। उसकी आदत थी कि जब भी कोई लावारिस लाश आती तो वो उसका दिल चाकू से निकालकर भूनकर खा लिया करता। यह उसे वहां रहते हुए आदत पड़ गई थी। जो ही वह मुर्दा खाने की खिड़की से अंदर कूदा, हातिम ताई ने लेटे लेटे देखा कि धीमी रोशनी में एक आदमी चाकू हाथ में लिए उसकी तरफ चला आ रहा है। वह समझ गया कि यह कोई डॉक्टर है और उसकी लाश की चीर फाड़ करने आ रहा है। ये कहानी अभी जारी है, आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।